सोनाली एक मॉडर्न लड़की थी। उसके मायके का माहौल भी ऐसा ही था। पार्टियों में जाना, मॉडर्न कपड़े पहनना और हंसी मजाक करना। पर जिस घर में उसकी शादी हुई थी वो ऐसा नहीं था। उसका ससुराल बिल्कुल अलग था। स्कर्ट और जीन्स तो बहुत दूर की बात थी। यहाँ कोई सूट पहनना भी पसंद नहीं करता था, सब साड़ी ही पहनते थे। यहाँ तक कि बहुओं पर भी साड़ी के अलावा कुछ भी पहनने पर पाबंदी थी। भाभी, आप तो बड़ी बहू हो, आपकी शादी को तो 5 साल हो गए, आप ही सूट नहीं पहन सकती क्या? यहाँ की बात तो पूछो ही मत। तुम्हें साड़ी मुसीबत लगती है? मैंने तो पर्दा भी किया है। हैं, पर्दा? ये भी होता है आजकल के जमाने में? अरे तुम दोनों तो नई नहीं हो ना, तुम्हें कुछ झेलना नहीं पड़ता। सोनाली जो बिल्कुल ही नई नहीं थी, ये सुनकर डर सी गई। दीदी, मेरी शादी तो अभी हुई है, मुझे लगा अभी कुछ दिन ही साड़ी पहनना है। मुझे ऐसी ही जिंदगी पर ये पहनना पड़ेगा? क्यों, तुम कोई अनोखी हो? तुम भी इस घर की बहू हो ना, तुम्हें भी वही सब करना होगा जो हम कर रहे हैं। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। अपने मायके में तो स्कर्ट और जीन्स पहनती थी, हमने अपनी भाभी को भी कुछ भी पहनने से नहीं रोका। यहाँ जीन्स और स्कर्ट छोड़ो, सूट भी नहीं पहन सकते। तीनों यही बातें कर रही थी कि तभी ससुर के आने की आवाज आती है। गीता और सरिता तो अंदर चली जाती है, पर सोनाली वहीं रहती है। ड्राइंग रूम में बैठी उसकी सास प्रतिमा उसे घूरने लगती है। सोनाली को समझ में नहीं आता कि क्या करना है। फिर गीता आती है और उसकी साड़ी से उसका सर नाक ढक देती है और उसे खींचकर अंदर ले जाती है। अरे क्या हुआ? मुझे इसे क्यों खींच कर ले आई? और ये साड़ी यहाँ तक क्यों कर दी? मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। वो बड़बड़ करती हुई अपने सर से पूरी साड़ी हटा देती है। तुम ना मरवाओगी किसी दिन, तुम्हारे चक्कर में हम भी लपेटे में आएंगे। अरे पर हुआ क्या? हुआ क्या मतलब? कुछ दिन पर्दा भी करना पड़ेगा तुम्हें। है? पर्दा क्यों? अरे भाई, अभी नहीं हो, अभी तो सब कुछ करना पड़ेगा। ये सब सुनकर सोनाली बहुत ही टेंशन में आ जाती है। वो बड़बड़ करते हुए अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन सोचती है, भैया मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं कल बात करूंगी सास से इस बारे में। दिन बीत जाता है और सोनाली को सारी रात इस टेंशन में नींद नहीं आती कि वो कल सास को कैसे मनाएगी। अगला दिन होता है। सोनाली अपनी सास से बात करने की हिम्मत करती है और घुमा फिरा कर बात चालू करती है। माँ जी, आप इस उम्र में भी ऐसे कपड़े पहनती है, ये साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, कितनी मुश्किल होती होगी ना? नहीं तो बहू, इतने साल हो गए, आप कोई दिक्कत नहीं होती। सोनाली को समझ में नहीं आता कि अब क्या कहे। वो चुप हो जाती है। तुम ये सब छोड़ो, नाश्ते की प्लेट्स बाहर लेकर जाओ। सोनाली चुपचाप प्लेट्स उठाती है और बाहर जाने लगती है। तभी ससुर खांसते हुए किचन की तरफ आते हैं। सोनाली का सर नहीं ढका हुआ था तो प्रतिमा उसे घूरने लगती है। डर के मारे उसके हाथ से नाश्ते की प्लेट्स छूट जाती हैं। ओहो, ये क्या किया? सब गिरा दिया। मुझसे नहीं हो पा रहा ये सब। साड़ी पहनो, सर ढको, उस पर इतना सारा काम करो। अच्छा, अलग ही अनोखी आई हो ना तुम लोग, जो काम नहीं हो रहा हमने भी किया और कर रहे हैं ना। सालों से साड़ी पहन रहे, घर संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, हमने तो कभी सामान नहीं गिराया। ये सब सुनकर सोनाली कमरे में जाकर रोने लगती है। ये देखकर प्रतिमा, गीता और सरिता तीनों उसके कमरे में आती है। रोने की कोई बात नहीं है सोनाली, आज तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। कैसी सच्चाई? बेटा, मुझे खुद भी ना बहुत मन करता है सूट पहनूं, साड़ी में ना बहुत उलझन होती है, और तुम तीनों को मैं सब कुछ पहनने को कह दूं, पर क्या माँ जी? पर ये कि माँ जी को कोई दिक्कत नहीं है, पापा जी है ना, उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर सोनाली हक्की बक्की रह जाती है। पर क्यों? आपकी तो सास भी नहीं है, फिर भी? हाँ, पर मेरी सास थी तो वो भी तो बहुत पर्दा करती थी। तुम्हारे ससुर ने मुझसे भी करवाया, मैंने हमेशा से साड़ी ही पहनी। पर माँ जी, अब तो कोई नहीं है ना, फिर? अब ये बोलते हैं कि साड़ी पहने रखा करो, मुझे नहीं पसंद कि तुम सूट में घूमो। अच्छा माँ जी, मैं किसी बहाने पापा जी को मना लूं कि वो हम सबको सूट पहनने के लिए हाँ बोल दे, तो आपको चलेगा ना? अरे मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। अगर मैं सूट पर आ गई तो तुम लोगों को तो मैं जींस और स्कर्ट भी पहनने दूंगी। तो बस माँ जी, आप चिंता मत करिए, पापा जी खुद बोलेंगे आपको सूट पहनने के लिए। अगली सुबह सोनाली सबको कहती है कि सब अच्छी और बहुत सुंदर सी साड़ियाँ पहनकर तैयार हो जाएं। सब तैयार हो जाते हैं और ससुर जी के लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाते हैं। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया, सबने इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनी हैं। तीनों बहुएं और तुम्हारी सास तो आज कमाल लग रही है। चलो लाओ, जल्दी सब नाश्ता दे दो।
तभी किचन से प्रतिमा की आवाज आती है। लाई जी। नरेश को बैठे बैठे 1 घंटा हो जाता है, पर प्रतिमा या कोई और भी नाश्ता लेकर आता ही नहीं। वो गुस्से में किचन की तरफ जाता है और देखता है कि सब एक दूसरे को साड़ी में सेफ्टी पिन लगाने में मदद कर रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है, क्या हुआ? पापा जी, वो मम्मी जी ने बताया कि आपको पर्दा पसंद है, तो हम सब लोग ना साड़ी को सर से फिक्स कर रहे हैं, जिससे पल्लू सर से गिरे नहीं और आपकी शान में गुस्ताखी ना हो। नरेश सकपका जाता है। ठीक है, ये सब लगता है नाश्ता खुद ही लेना पड़ेगा। वो गुस्से में कढ़ाई में चम्मच बजा बजा कर नाश्ता लेता है और बड़बड़ करता हुआ बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद सब हंसने लगते हैं। आज तो कमाल हो गया सोनाली, इतने सालों में इन्होंने पहली बार खुद से नाश्ता लिया है। माँ जी, आप बस देखते जाइए पापा जी धीरे धीरे कैसे बदलते हैं। नरेश कहता है कि कुछ दिन बाद उनके जान पहचान वाले आ रहे हैं, तो उन सबका खाना बनाना होगा। और हाँ, कोई भी बिना पर्दा मत आना उन लोगों के सामने। प्रतिमा तुम भी। सब उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं। कुछ दिन बाद नरेश के मिलने वाले आते हैं। पहले गीता सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है और लंबा सा घूंघट लेकर ड्राइंग रूम में जाती है। सबके प्लान के मुताबिक वो चाय की ट्रे लेकर कारपेट में अटक जाती है और सब गिरा देती है। मेहमान भी हड़बड़ा जाते हैं। अरे नरेश जी, क्या इतना लंबा घूंघट निकाल रखा है बहू ने? उसको दिखता कैसे है? पूरी चाय गिर गई। अरे चाय तो और बन जाएगी। थोड़ी देर में चाय वापस बन जाती है और सब अब खाने के टेबल पर आते हैं। नए नए पकवानों की खुशबू महक रही थी। अरे भाई, हमसे तो रुका नहीं जा रहा। वो प्लेट में खाना लेने लगते हैं तो प्रतिमा आ जाती है। उसने भी पर्दा किया हुआ था। सक्सेना जी उसको भी देखकर अजीब सा मुंह बना लेते हैं। प्रतिमा जब उनको दाल परोसने लगती है, उसकी पूरी साड़ी का पल्लू दाल में भीग जाता है और वो सब जगह दाल छिटक जाती है। अरे अरे क्या कर रही हो? साड़ी को दूर रखो ना, सर ढको। और अरे नरेश, तुम भी ना कमाल करते हो। इतनी लंबी साड़ी पहनती है भाभी, काम करना कितना मुश्किल होता होगा। अरे कोई मुश्किल नहीं होता, मेरी माँ भी तो करती थी। पहली की बात और थी, अब जमाना बदल गया है। अब देखो, मेरी बीवी भी सूट पहनती है। काम करने में कितनी आसानी होती है और जल्दी भी होता है। अच्छा, अपनी बहुओं से तो मिलवाओ। नरेश तीनों को आवाज लगाता है। तीनों लंबा सा घूंघट करके सामने खड़ी हो जाती हैं। हे भगवान, कैसे पहचानूं कौन सी कौन है? तीनों सक्सेना के पैर छूने आगे बढ़ती है और फिर से कारपेट में अटक कर तीनों एक के बाद एक सक्सेना पर गिरती है। गीता को तो चोट ही लग जाती है। भाई नरेश, ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने बहुओं का और भाभी का? ना कोई काम ठीक से कर पाती है और चोट लग जाती है सो अलग। फिर सक्सेना बहुओं को देने के लिए नेक निकालता है। धोखे से वो प्रतिमा को भी बहू समझ लेता है, क्योंकि उसने भी पर्दा कर रखा था। अखंड सौभाग्यवती भव, दूधो नहाओ पूतो पलो। ये सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी प्रतिभा अपना पर्दा हटाती है। अरे भाई साहब, अब कुछ नहीं हो पाएगा। तीनों बहुएं भी हंसने लगती है। सक्सेना को बहुत शर्मिंदगी होती है। नरेश, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और ना ही देखूंगा। आप सब जाइए और अच्छे से सूट पहन कर आइए। बाकी की बातें उसके बाद होगी। हाँ भाई जाओ, आज से सबको सब कुछ पहनने की आज़ादी है। मुझे नहीं पता था कि साड़ी में इतनी दिक्कत होती है। फिर सब अच्छे से सूट पहन कर आती हैं। देखो नरेश, अब भी तुम्हारी बहुएं कितनी सुंदर और संस्कारी ही लग रही हैं। और भाभी जी के चेहरे पर तो देखो कितना सुकून है। जितना आरामदायक हमारा पहनावा होगा, हम उतना ही अच्छा फील करेंगे। जरूरी नहीं कि इज्जत को पहनावे से जोड़ा जाए। नरेश को ये बात आज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है और वो सबको अपनी पसंद के कपड़े पहनने की इजाजत दे देता है।